दोस्तों, यूपी विधान परिषद की जो आगामी परीक्षा नवंबर के आखिरी सप्ताह में या भविष्य में प्रस्तावित है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉक टेस्ट पेपर की पूरी श्रृंखला लगातार चल रही थी। ये 9वें नंबर का मॉक टेस्ट पेपर है। इसमें भी हम उसी प्रारूप में अलग अलग जो प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 50 जनरल स्टडी के क्वेश्चन हैं और 50 हिंदी भाषा के हैं। ये सीरीज बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न दिखते हैं। पेड कोर्सेस अगर ज्वाइन करना हो तो ये पोस्टर आपकी सहायता करेगा। और ये चैनल का लोगो है और नीचे जो नीले रंग की लाइन आप देख रहे हैं वो वेबसाइट है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा गया है कि जो पहले 3 आश्रम थे, मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटकर जो वैदिक प्राचीन काल था वहां पर रखा गया था, ताकि एक संतुलित दिनचर्या या जो संतुलित जीवन शैली है उसे मनुष्य जी सके। मतलब ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। संन्यास वाला जो आश्रम होता था वो मृत्यु तक चलता था। मतलब जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक वो लगातार चलता रहता था। ये 25-25 के हिस्सों में बटे हुए थे। मतलब जीवन का जो शुरुआती 25 साल था, मतलब जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का, उसमें जो युवा अवस्था तक आते आते, यानी बच्चे से जो व्यक्ति होता था वो नौजवान बनता था, यहाँ तक जो आश्रम चलता था वो ब्रह्मचर्य था। इसमें मनुष्य खेलता खाता था और शिक्षा प्राप्त करता था। और उसके बाद 25 वर्ष के बाद जो आश्रम शुरू होता था वो गृहस्थ होता था। वहाँ पर वो विवाह करता था, अपने परिवार को बसाता था, वंश वृद्धि करता था, इस प्रकार की चीज़ें होती थी। और उसके बाद जो अगला 25 होता था उसमें वानप्रस्थी जीवन बिताता था। वानप्रस्थ में क्या होता था, तो इसमें परिवार के बीच ही रहता था, परिवार से बाहर नहीं जाता था। लेकिन अब घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया रहता था, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसके लड़के बच्चे संभाल लेते थे। यानी वो दादा दादी जैसी जो कंडीशन है उसमें पहुंच जाता था। और इन सब चीज़ों से निश्चिंत होकर वो भगवत भजन करता था, यानी भजन कीर्तन में लगा रहता था, अपना जन्म सुधारता था। और अंतिम जो 25 वर्ष यहाँ गिने जाते थे, माना जाता था कि मनुष्य का जीवन 100 साल का है, तो ये जो 25 वर्ष अंतिम वाले होते थे, इसमें वो घर गृहस्थी छोड़कर, मतलब जो सांसारिक मोह माया है उसको त्याग कर जंगल की ओर या कहीं एकांत में चला जाता था। और वहीं पर अपना भजन कीर्तन करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने प्राण जब मृत्यु आती थी तो त्यागता था। इस प्रकार की चीज़ें। तो वही आश्रम यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन कहा गया है कि जो पहले 3 आश्रम हैं उनका उल्लेख मांडूक्य उपनिषद से मिलता है। अब ये उपनिषद का नाम सही दिया है अथवा नहीं, ये आपको देखना है। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। यहाँ शतपथ लिखा है, शतपथ होगा। ठीक है, देखकर बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो ये दोनों गलत है, इसमें कोई सही नहीं है और इसीलिए हम डी वाले को चुनेंगे। देखिए, जो पहला वाला है इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख ये मांडूक्य उपनिषद से नहीं बल्कि छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। ये जो उपनिषद है इसका नाम छांदोग्य है, और मैत्रेयनी जो संहिता है या उपनिषद है उससे ये जो त्रिमूर्ति का सिद्धांत है ये निकलकर सामने आता है। तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें महाजनपद, जो 16 महाजनपदों का इतिहास आपने पढ़ा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, और उसका उल्लेख भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है, जो कि जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, लेकिन ये सनातन सभ्यता से जुड़ा हुआ था। इसे आप महाभारत कालीन भी कह सकते हैं, क्योंकि महाभारत की कथा में ये जितने भी महाजनपद हैं और यहाँ के जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे उनका उल्लेख प्राप्त होता है। फिलहाल ये महाजनपदों के नाम एक तरफ दिया है जो कि राज्य के रूप में आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी है। ऐसे प्रश्न बहुत बार बनते हैं। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी थी, ऐसा दिया हुआ है। चेदी की राजधानी शुक्तिमती थी, शिशुपाल की नगरी। शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण ने किया था। ये भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, और कृष्ण जी ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि 100 अपराध मैं इसके माफ़ करूंगा, और 100 के बाद अगर एक भी एक्स्ट्रा होगा तो इसका सिर कलम कर दिया जाएगा। और अंत में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में यही होता है। इसके बाद गांधार की राजधानी यहाँ दिया है माहिष्मति, और कुरु की राजधानी दिया है इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ सटा दिया है, कोई बात नहीं। तो अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। जो सही न हो उसकी तलाश आपको करनी है। देखिए, इसमें गांधार की राजधानी जो माहिष्मति दे दिया है वही गलत है। माहिष्मति से आपको बाहुबली 1 और बाहुबली 2 यानी बिगेनिंग और कंक्लूजन याद आ रहा होगा, लेकिन ये जो माहिष्मति है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, और ये दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। दक्षिणी अवंती जो महाजनपद था उसकी ये राजधानी थी। गांधार की राजधानी आप जानते हैं कि तक्षशिला थी, और यहीं की थी गांधारी और शकुनी मामा। बाकी सब सही है। कुरु की राजधानी देखिए यहाँ इंद्रप्रस्थ दिया है, अगर हस्तिनापुर दिया हो तो भी सही माना जाएगा। असल में इंद्रप्रस्थ को पहले खांडव प्रस्थ के नाम से जानते थे, और जब कौरवों और पांडवों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ जाता है तो भीष्म पितामह मजबूर होकर राज्य के 2 टुकड़े करते हैं, और जो बसा बसाया नगर और एकदम भव्य क्षेत्र होता है वो कौरवों के हिस्से में आ जाता है, जिसको कि हस्तिनापुर कहा जाता था।
और जो एकदम ऊबड़ खाबड़ वीरान कटीले जंगल वाला एरिया होता है जिसको कि खांडव वन कहा जाता है, उधर कोई जाना नहीं चाहता, वो पांडवों के हिस्से में आ जाता है। तो पांडव अपने पुरुषार्थ से उस जंगल को साफ करके, हालांकि वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी साफ करके वहाँ पर नगर बसाते हैं और उसमें उनका देवता जो है वो सहयोग करते हैं, जैसे इंद्रदेव हैं, विश्वकर्मा हैं, ये सब सहयोग करते हैं और एक वैभवशाली नगर वहाँ बनता है। उसमें दैत्यों का भी सहयोग रहता है। मैदानव नाम का एक जो दैत्य था वो आकर वहाँ सहयोग करता है, तो एक मायावी महल का निर्माण होता है, बहुत ही भव्य रहता है और उसी को इंद्रप्रस्थ का नाम दिया जाता है। खांडव प्रस्थ से उसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाता है। और पांडवों ने जब गृह प्रवेश किया और युधिष्ठिर ने अपना राज्याभिषेक करवाया तो वहाँ राजसूय यज्ञ का आयोजन होता है और उसी राजसूय यज्ञ का जब न्योता जाता है हस्तिनापुर, तो वहाँ से दुर्योधन और उसके साथ जो उसके मित्र और संबंधी रहते हैं वो सब जाते हैं और वहाँ दुर्योधन का घनघोर अपमान होता है और दुर्योधन वहाँ से अपनी अपमानित जो छवि है वो लेकर आता है और उसके बाद वहीं से एक तरह से युद्ध की नींव पड़ जाती है, क्योंकि मन की जो यहाँ ईर्ष्या और जलन थी वो एकदम हावी हो जाती है। फिलहाल ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप सही मानिएगा। आगे चलते हैं। देखिए तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक को मौखरी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक होता है संस्थापक जो कि सिर्फ नींव रख देता है और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो कि उस साम्राज्य को या उस परिवार को, मान लीजिए परिवार एक छोटा उसका रूप ले लीजिए, परिवार को आगे ले जाता है, उसकी बहुत उन्नति करवाता है। तो जो उन्नति ज़्यादा करवाता है उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ मौखरी साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो है, इसमें से कौन सा है ये आपको चुनना है। जैसे गुप्त वंश की स्थापना के बारे में आप देखते हैं तो श्रीगुप्त ने स्थापना की थी, ये सत्य है, लेकिन वो वास्तविक संस्थापक नहीं था। वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि इसमें से कौन था और उसके अलावा निम्नलिखित में से किस शासक को लोगों की भलाई करने और पल्लव राजधानी कांचीपुरम के स्मारकों के लिए जाना जाता है। आप समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति कौन है। देख लीजिए, अवंतीवर्मन पुलकेशिन प्रथम, ईशान वर्मन विक्रमादित्य प्रथम, अवंतीवर्मन कीर्तिवर्मन द्वितीय और ईशान वर्मन विक्रमादित्य द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। देख लीजिए तीसरे नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं तो इसका ईशान वर्मन और विक्रमादित्य द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर चलिए। इसमें आप युद्धों के बारे में देख रहे हैं, चंदावर की लड़ाई, और चंदावर की लड़ाई की जो तारीख दिया है वो है 1104। खोखरों का विद्रोह, खोखर एक जाति थी जो कि पंजाब वाले एरिया में, मतलब जो उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत था वहाँ रहती थी, और ये जो बाहरी तुर्क या मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके भी नाक में दम किए रहते थे और बाद में ये अंग्रेजों के साथ भी दो दो हाथ करते हैं। तो ये बड़े ही खूंखार और जुझारू होते थे। अब देखिए खोखरों का विद्रोह 1205, मोहम्मद गोरी की गुजरात पर विजय, और इसकी तारीख दिया है 1178। अब बताइए कि इसमें से कौन सी जो लाइन है वो सही है। देखिए बाकी सब तो यहाँ जो है वो ही है, लेकिन चंदावर की लड़ाई को जरा देखिएगा। ये किसके बीच में हुई थी आप जानते हैं? मोहम्मद गोरी और जयचंद, और तराइन के युद्ध के बाद ये होती है। तराइन का युद्ध पहले होता है, पहले पृथ्वीराज तृतीय के साथ मोहम्मद गोरी की झड़प होती है और उसमें अंत में वो पृथ्वीराज तृतीय को, यानी चौहान जो रहते हैं, उनको पराजित करने में और धोखे से पराजित करने में सफल हो जाता है। उसके बाद तब होता है चंदावर का युद्ध। तो ये 1104 की डेट नहीं होगी, ये जो डेट है ये 1194 की है। तारीख गलत दी है तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। चंदावर की जो डेट है वो गलत दी है। आगे चलते हैं। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था, उसी ने मोहम्मद गोरी को रास्ता दिखाया और उसी रास्ते पर चलकर जो गोरी है वो हमला करता है और सफल होता है। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था और इसे कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। यह समझौता कब हुआ था? तारीख आपको बतानी है, 1906, 1914, 1916 और 1909। तो ये तारीख है 1916। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? व्यक्ति का नाम आपको बताना है। और प्रश्न के दूसरे हिस्से में कहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? त्रिपुरी और जो हरिपुरा अधिवेशन है उसके बारे में आपने सुना होगा। तो अंत में क्या होता है कि जो पट्टाभी सीतारमैया है वो कैंडिडेट के तौर पे गांधी जी के सामने आते हैं और वो जीतते नहीं हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इससे गांधी जी बड़े दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में ये मेरी पराजय है, और वहीं से मतभेद जो है वो चौड़े हो जाते हैं और अंत में सुभाष चंद्र बोस को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, वो कांग्रेस में टिक नहीं पाते। तो इसके बाद वो अपने दल का गठन करते हैं। तो वही पूछा गया है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करते हैं। बताइए इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही होगा। इसका जो परफेक्ट है वो ए वाला है।
सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट इस संस्था की स्थापना की थी और ये जो डेट थी ये 1939 की थी, जहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको 30 मार्च 1929 को फांसी दी गई थी। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग 29 मार्च 1939 को रखी थी। तो पहले वाले स्टेटमेंट को जरा पहले देखिएगा, इसमें सही आपको बताना है। देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जब इनको फांसी दी जाने वाली रहती है, उसी समय कांग्रेस के पास और विशेष रूप से महात्मा गांधी के पास एक अवसर रहता है कि वो चाहते तो इन नौजवानों की फांसी को टलवा सकते थे। मतलब एक संभावना थी, टलती या नहीं टलती वो तो अलग बात है, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर वो प्रेशर बना सकते थे, क्योंकि ये जो दौर था ये गोलमेज सम्मेलनों का था और अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस उसमें हिस्सा ले, और इसको लेकर वो गांधी जी को कन्विंस कर रहे थे। तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, वो चाह रहा था कि गांधी जी इसमें हिस्सा ले, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें कांग्रेस राजी भी होती है, मतलब गांधी जी कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने इन जो युवा थे, मतलब जिन्हें फांसी होने वाली थी, भगत सिंह या उनके जो दोस्त थे, तो इनके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की। मतलब लोगों को उम्मीद थी कि ये मांग करेंगे कि इनकी फांसी जो है वो माफ़ कर दी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके चलते कुछ लोग जो है वो गांधी जी की भर्त्सना भी करते हैं कि इन्होंने ठीक नहीं किया। फिलहाल तो यहाँ पर इन्हें फांसी दी गई थी 1929 में नहीं, बल्कि ये जो डेट थी ये 1931 की थी। ये 1931 की डेट थी, तो पहला गलत है। दूसरे वाले को जरा देखिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पहली बार कब की थी? ये डेट जो है ये 1939 की थी। जो तारीख दी है क्या वो सही है? यहाँ पर 1940 होगा, और ये जो इसके साथ तारीख दी हुई है ये 29 मार्च नहीं होगी बल्कि 24 मार्च होगी। तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। दोनों गलत है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें कहा गया है कि गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसके बीच में होता है, और इसमें कुछ जो मांगे हैं वो कांग्रेस की मानी जाती हैं, बहुत हल्की फुल्की, और अधिकतर जो बातें हैं वो अंग्रेज़ों की गांधी जी मान लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि गोलमेज सम्मेलन में अगर वो हिस्सा लेते हैं तो इससे भारत की आज़ादी का या भारत के संविधान निर्माण का एक रास्ता निकल आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये निरर्थक जाता है, और अंत में लौट कर गोलमेज सम्मेलन से ये खुद ही कहते हैं कि ये मेरी खुद मतलब अपने से की हुई एक भूल थी। फिलहाल तो ये तारीख दी हुई है, और कहा जा रहा है कि इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉलेज की स्थापना की थी। अब बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो सही है वो सिर्फ पहला वाला है। ये जो गांधी इरविन समझौते के बारे में इंफॉर्मेशन है ये सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। ये जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी? ये स्थापना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहेब। ये सूर्यसेन नहीं थे। हाँ, ये बात सही है कि सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता था, इन्हें मास्टर सूर्यसेन भी कहा जाता था। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर वैसे अमीचंद नाम के एक जो व्यक्ति थे, ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, उनको भी मास्टरदा कहा जाता था। तो ये मास्टरदा संबोधन ये बहुत सारे क्रांतिकारियों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है उन्हीं का नाम हम जानते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक, ये जो हड़ताल थी 1921 की है। इसके बाद पंजाब का कूका विद्रोह 1878, दक्कन का कृषक विद्रोह ये 1874, और मरले मिंटो सुधार 1909। इसमें से एक कोई गलत है, जो गलत है उसी को आपको चुनना है। तो ये जो कूका विद्रोह की डेट है जरा इसको देखिएगा, क्या ये सही है? यहाँ दिया हुआ है 1878, जबकि ये होता है 1890 में। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 1890 की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इसमें कहा गया है कि यूएन मुखर्जी और लालचंद ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1906 में की थी, ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि कोल विद्रोह ये 1834 में शुरू होता है, जबकि रंपा विद्रोह 1866 में शुरू होता है। अब बताइए कि इन दोनों में से, दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है? देख लीजिए। तो दोनों ही गलत है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। सही क्या है? सही ये है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना ये यूएन मुखर्जी और लालचंद ने 1909 में की थी। तारीख क्या होगी? यहाँ पर 1909 होगा। और कोल विद्रोह जो है इसकी जो डेट है, यहाँ डेट भी देख लीजिए, 1831 होगी। यहाँ पर जो डेट है वो 1831 होगी, और जो रंपा विद्रोह था उसकी डेट हो जाएगी 1876, यहाँ पर 1876 हो जाएगा। ये तारीखें यहाँ गलत दी है, बाकी जो नाम वगैरह है वो सही है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा।
इसके बाद 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ एक तरफ द्वीपों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन यानी अवस्थिति दी हुई है। तो पिरम आइलैंड है, इसके अलावा एलिफेंटा आइलैंड है, नोरा आइलैंड है और इसके अतिरिक्त जो डी वाला आप देख रहे हैं ये वाइपिन द्वीप कहा जाता है यानी वाइपिन आइलैंड है। और अवस्थिति दी हुई है खंभात की खाड़ी, मुंबई, काठियावाड़ और कोच्चि। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है। देखिए जो नोरा द्वीप है ये काठियावाड़ दिया हुआ है, जबकि ये काठियावाड़ वाला क्षेत्र नहीं है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये कच्छ का तट है। यहाँ पर कच्छ का तट होगा, न कि काठियावाड़। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा जो है यानी कोस्टल लाइन वो सबसे लंबी है। और दियामीर हिमनद, ये जो हिमनद है ये सबसे मतलब ये बड़े आकार का तो है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, मतलब इसकी जो लोकेशन है वो बतानी है। तो ओडिशा और उत्तराखंड यहाँ राज्यों का जोड़ा दिया हुआ है, केरल और काराकोरम, महाराष्ट्र और कश्मीर, इसके अलावा कर्नाटक और काराकोरम। इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। मतलब पहले वाले में आपको तटरेखा जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी हो उस राज्य का नाम बताना है और दूसरे वाले में हिमनद की जो लोकेशन है वो आपको बतानी है। ये दियामीर हिमनद है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें से महाराष्ट्र और कश्मीर हो जाएगा। इसे आप देख रहे हैं। अब ये राज्य नहीं है, कश्मीर क्या है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल राज्य के तौर पे दिया हुआ है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र और कश्मीर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए तट रेखा के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे लंबी तट रेखा इसी की है। यहाँ जो विकल्प में दिए हुए नाम है उनमें से ऐसा मत सोचिएगा कि सबसे ज़्यादा, ये जो विकल्प है इनमें से सबसे बड़ी जो तट रेखा है वो किसकी है, महाराष्ट्र की। इसके बाद आगे चलते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। सुइल नदी परियोजना, यह जो रिवर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा दमन गंगा सिंचाई परियोजना, ये किन राज्यों में निर्मित है। राज्यों के नाम आपको बताने हैं। सुइल नदी परियोजना और दमन गंगा। तो ये हिमाचल प्रदेश और गुजरात वाला जो पेयर है ये सही होगा। यहाँ पर हिमचाल दिया है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात वाला, ये वाला जो जोड़ा है ये परफेक्ट है इसका। इसके बाद 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया है कि उरांव, मुंडा और हो जनजाति के लोग, ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये सरहुल नाम का महोत्सव मनाते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड वाले जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि टोडा जनजाति में अंडी और ओपोर तीपी, यह जो विवाह की परंपराएं हैं, मतलब ये ट्रेडिशन है इनका, ये प्रचलित है। अब बताइए कि ये जो दो स्टेटमेंट आप ट्राइब्स के बारे में देख रहे हैं इसमें से सही कौन सा है। तो इसका जो ए वाला है वो सही है, सिर्फ पहला वाला, ये वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं। देखिए जो हो जनजाति है, यहाँ दिया हुआ है कि टोडा जनजाति, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हो जनजाति, जो कि अंडी और ओपोर तीपी जो जनजातीय विवाह की परंपराएं होती हैं उनको मानती है और प्रचलन में ले आती है। यहाँ ये जो विवाह की प्रथाएं हैं ये हो जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे यानी मृदा सर्वेक्षण के बारे में कहा गया है। तो इसके अनुसार भारत में जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं वो कितने हैं और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की मात्रा कितनी है, मतलब दोनों की तादाद आपको बतानी है। यहाँ दोनों की संख्या आप देख रहे हैं, 1860 दिया है, 2050 दिया है, 1850 दिया है और 2060 दिया है। इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 20 और 60 यानी तीसरा, माफ कीजिएगा डी वाला। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है उनकी तादाद है कितनी, 20, और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की जो यहाँ मात्रा है, विभाजन है, वो 60 है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया है कि यूरो सुरंग ये इंग्लैंड को जर्मनी से जोड़ती है और इसे चैनल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि साओ पाउलो जो बंदरगाह है उसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अब बताइए कि ये जो दो स्टेटमेंट है इसमें से सही कौन सा है। तो देखिए इसमें दोनों गलत है, कोई सही नहीं है। सही क्या है, यूरो सुरंग जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है और यहाँ दे दिया है जर्मनी, इसलिए ये गलत हो जाता है। और हाँ, इसको चैनल सुरंग के नाम से जानते हैं, ये सही बात है। इसके बाद देख लीजिए जो सेंटोस बंदरगाह है, यहाँ दिया है साओ पाउलो, तो इसकी जगह हो जाएगा सेंटोस बंदरगाह, जिसको कि कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 17वें नंबर के प्रश्न को, इसमें दो स्थानीय पवनों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको बताना यह है कि ये किस राज्य से जुड़ी हुई है, मतलब किस देश से जुड़ी हुई है, ये आपको देखना है। ब्लैक रोलर है, ये पहला है, और दूसरा है ब्रिक फील्डर। ये दोनों जो लोकल विंड्स हैं, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना दिया है, उसके बाद ट्यूनीशिया और लीबिया दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दिया है, ट्यूनीशिया और अर्जेंटीना दिया है। इसमें से कौन सा सही होगा।
तो देखिए इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाला पेयर है वही सही है, यानी सी वाला। ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिक फील्डर को आप जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो 18वें नंबर का प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि वस्तु और सेवा कर परिषद यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है उसकी स्थापना, अब यहाँ स्थापना से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो कब जोड़ा जाता है, मतलब अनुच्छेद है कौन सा, और उसको यहाँ पर क्लॉज के रूप में दर्शाया गया है, मतलब इसमें ABC करके पार्ट दिया हुआ है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा जाता है। मतलब संविधान में जो पहले से अनुच्छेद है उनमें और अनुच्छेद जोड़े जा सकते हैं या उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये बात आप जानते हैं, तो यहाँ वही बात है। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो दोनों चीज़ें आपको बतानी है। देख लीजिए, इसका हो जाएगा 279A और 1993, जो जोड़ा ये वाला है 279A और 1993 वाला, यानी बी वाला, वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। अनुच्छेद आपको यहाँ रटने पड़ेंगे क्योंकि ये फैक्ट होते हैं। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि जो भारत का महानियंत्रक, ये महालेखा परीक्षक होता है, मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऐसा दिया हुआ है। और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक का होता है, मतलब जो पहले पूरा हो। अगर 6 साल इसको काम करते हुए कंप्लीट होते हैं और अभी ये 62 साल का नहीं हुआ है तो भी रिटायर हो जाएगा, और अगर 6 साल का समय जो था उसमें से कुछ बचा भी है लेकिन 62 साल की आयु पूरी हो जाती है तो ये रिटायर कर दिया जाएगा। इस प्रकार का दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है कि जो भारत का महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि जो महाधिवक्ता है यानी एडवोकेट जनरल की बात की जा रही है उसकी नियुक्ति राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दोनों ही कर सकते हैं। तो यहाँ अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई बात कही गई है। 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसमें से सही कौन सा है? देखिए इसमें से कोई सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत है। कैसे गलत है तो आइए देखते हैं। देखिए पहले वाले में ये कहा गया है कि जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये तो सही है, लेकिन इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है और यहाँ जो आयु दी है वो 62 दी है। तो जो पहले पूरा हो, 6 वर्ष पहले पूरा हो या 65 साल पहले पूरा हो, उसके हिसाब से रिटायरमेंट होता है, तो पहला गलत है। दूसरे वाले को देखिए, इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भी कर सकता है, जबकि यहाँ ये शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। इसमें कहा गया है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसमें एक अध्यक्ष के अलावा, अध्यक्ष को अगर निकाल लिया जाए तो उसके अलावा 5 सदस्य होते हैं, और राज्य मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष होता है उसके अलावा 2 सदस्य होते हैं, जबकि जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश हो सकता है, मतलब यही हो सकता है, उसके लिए ये योग्यता दी हुई है। तो आप बताइए कि ये जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से सही कौन सा है? देखिए इसमें सिर्फ पहला वाला सही है, ये जो है, माफ कीजिएगा, ये वाला जो है ये सही है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसका अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है। जबकि ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसमें क्या दिया है, राज्य वाला दिया है, तो यहाँ राज्य वाला नहीं होगा बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है। जो ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं वो नेशनल लेवल पर भी गठित होते हैं और राज्य स्तर पर भी होते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहाँ उल्टा दे दिया है, मतलब राज्य नहीं होगा बल्कि राष्ट्रीय होगा, तो कुल मिलाकर सेकंड वाला गलत है, सिर्फ इसमें पहला वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 21वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी को भी शामिल किया गया, मतलब ये इसमें जुड़ गए। तो बताइए, यहाँ पर जो NCR क्षेत्र है उसकी भी बात की जा रही है और उसके अलावा यहाँ जो पुडुचेरी वाला केंद्र शासित क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है, तो ये कौन सा संशोधन था? देखिए ये 70वें नंबर का संविधान संशोधन था और ये डेट थी 1992, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि भारत दुनिया में बॉक्साइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत दुनिया में सीमेंट का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि भारत दुनिया में ग्रेफाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत दुनिया में स्टील का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ प्रोडक्शन की बात की जा रही है, बताइए इसमें से कौन सा सही है।
लेकिन यहाँ पर आपको सही नहीं ढूंढना है, जो सही न हो उसकी तलाश करनी है, यानी गलत खोजना है। तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है। दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पोजीशन आपको देखनी है, चौथा, तीसरा, उसके बाद दूसरा और पांचवा, इस प्रकार से ये स्थान दिया हुआ है। देखिए इसमें दोनों गलत है, मतलब सी वाला इसका विकल्प सही है। क्या इसका सही हो सकता है? तो देखिए बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है और यहाँ दिया है चौथा, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। इसके अलावा सीमेंट की अगर बात की जाए, जो कि इसी में दिया हुआ है, तो सीमेंट के मामले में भारत का विश्व में 2रा स्थान है, जबकि इसमें 3रा दिया है। जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको देखिएगा, ग्रेफाइट वाला, तो ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत का विश्व में 4था स्थान है, जबकि स्टील के उत्पादन में ये 2nd पोजीशन पे है। तो जितनी पोजीशन भारत की दी है सब की सब गलत है, इसीलिए हम इसमें सी वाले को चुनते हैं, क्योंकि यहाँ जो सही ना हो उसी की तलाश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें फिर प्रोडक्शन आ गया। कहा गया है कि भारत विश्व में फल, चावल और प्याज, इन तीनों के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि भारत विश्व में मांस का 4था सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत विश्व में प्राकृतिक रबर का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताइए ये जो 2 स्टेटमेंट हैं इसमें से कौन सा सही है? यहाँ पर आपको सही खोजना है, देख लीजिए। तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही नहीं है, अर्थात आप डी को चुनिएगा, इनमें से कोई नहीं। सही बात क्या है? तो भारत विश्व में फल, चावल और प्याज, इन सब के मामले में 2रा सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। और यहाँ कितना दिया है? यहाँ दिया है 3रा, इसकी जगह होना चाहिए 2रा, तो पहला वाला गलत है। और सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ कहा गया है कि मांस का ये 4था सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऐसा नहीं है। मांस के मामले में ये 6वें नंबर पर है, मांस का ये 6वां सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि प्राकृतिक रबर का ये 4था सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ सारी की सारी जो पोजीशन है वो गलत दी, इसका जो डी वाला विकल्प होगा वो सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहले वाले स्टेटमेंट को आप देखिए, इसमें कहा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना झारखंड में 18 जनवरी 2015 को की गई थी, ऐसा दिया है। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि लोक कल्याण कार्यक्रम या लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, मतलब ये हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसकी जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली में दर्शाई जा रही है। अब आपको बताना यह है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट आप देख लीजिए, जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो देखिए इसमें जो गलत है वो पहला वाला है और जो गलत है वही हमें चुनना है। इसका मतलब क्या है कि 2रा सही है, 2रा वाला एकदम सही है। इसमें देख लीजिए पहले वाले में गलत क्या है, 2रा तो सही है ही है। पहले वाले में ये कहा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना झारखंड में 18 जनवरी 2000 और यहाँ पर दिया है 15, जबकि होना चाहिए 17। ये 2 साल बाद की जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसकी स्थापना होती है 18 जनवरी 2017 को। आगे चलते हैं, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है और नीचे दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को राष्ट्रीय स्तर पर 18 फरवरी 2014 को लागू किया गया था और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ई नाम का जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है उसको 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। अब आपको बताना यह है कि इसमें से कौन सा सही है। 25वें प्रश्न को आप देख लीजिए। तो देखिए इसमें सिर्फ जो पहला वाला है वो तो गलत है, 2रा वाला सही है। ई नाम के बारे में जो कहा जा रहा है वो सही है। देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ये 19 फरवरी 2015 को चालू होती है या शुरू होती है और यहाँ जो डेट दी है वो 2014 की है, तो इसलिए तारीख गलत है और सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, तो बी वाले को हम चुनेंगे। इसके बाद 26वें प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को कब अनुमोदित किया था और कपूरथला में स्थित इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी, ये भी आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है 31 मई 2012 1981, 1 मई 2012 1986, इसके अलावा 31 मई 2012 और 1986, साथ साथ 1 मई 2012 और 1981, अलग अलग तारीखें दी हैं। इसमें से सही कौन सा है देख लीजिए। तो इसका सी वाला सही होगा, 31 मई 2012 और 1986, ये इसका ऑप्शन जो है ये परफेक्ट। इसके बाद 27वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया है 31 मई 2012 और 1986 का मतलब समझ रहे हैं। 31 मई 2012 जो है ये राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का अनुमोदन वाली तारीख है और इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री की अगर बात करें तो उसकी जो स्थापना की तारीख है वो 1986। 2 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर पूछा था। 27वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्यों के नाम। अब यहाँ सीमावर्ती राज्यों के नाम में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है, ऐसे दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्यों के नाम। तो यहाँ हरियाणा है, हिमाचल है और उत्तराखंड है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, तो इसमें सिर्फ दूसरा वाला सही है। दूसरा सही है लेकिन पहला वाला गलत है। गलत कैसे है? सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, मतलब उसकी सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, मध्य प्रदेश का नाम इसमें शामिल नहीं था और इसीलिए ये गलत हो जाता है। और दूसरा वाला सही है, तो इसलिए इसमें हम बी वाले का चयन करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। इसमें कहा गया है कि एनआरआई विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, यानी इसको आप कह सकते हैं कि यूपी एनआरआई डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना कब की जाती है, और उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन, इसका गठन कब किया गया था। दोनों की तारीखें आपको बतानी है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 18 जुलाई 2014 होगा। ये जो एनआरआई विभाग है, इसकी स्थापना होती है 18 जुलाई 2014। और इसके साथ साथ अब इसमें देखिए 2 ऑप्शन 18 जुलाई वाले हैं। तो बताइए कि यहाँ पे 1962 दोनों जगह दिया हुआ है, मतलब दोनों विकल्प एक जैसे हैं। तो इसमें से आप कौन सा चुनिएगा? दोनों ही सही है। यहाँ या तो ऐसा किया जा सकता था कि 1962 की जगह कोई दूसरी तारीख दी होती, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। फिलहाल जो सही उत्तर है वो यही है, 18 जुलाई 2014 और 1962। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में ये कहा गया है कि चकबंदी योजना को उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था, और उत्तर प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना को कब शुरू किया गया था। दोनों की तारीखें आपको बतानी है, बताइए। देखिए, इसमें दिया हुआ है 1954 और 1 नवंबर 2008। ये जो चकबंदी योजना है, मतलब चकों का निर्धारण करके जो खेतीहर किसान होते थे उनकी ज़मीन की पैमाइश करके ये काम किया जाता था, और इसमें खेतों का सही आकार प्रकार, जोत की जो सीमा है उसका अंदाज़ा भी लगता था। ये सब चीज़ें थी। तो ये चकबंदी योजना काफ़ी पहले आती है। अब आपको ये बताना है कि, और ये कई चरणों में चलती है, पहली चकबंदी, दूसरी चकबंदी, इस प्रकार से। फिलहाल यहाँ आपको डेट बतानी है और साथ ही साथ जो आम आदमी बीमा योजना है उसकी तारीख बतानी है। विकल्प आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1954 वाला हो जाएगा, और 1 नवंबर 2008 ये जो है ये आम आदमी बीमा योजना की तारीख है। तो 1 नवंबर 2008 और 1954, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि शेषांचलम, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना होती है 1999 में और ये है अरुणाचल प्रदेश में। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें सही हमें खोजना था, तो एक भी सही नहीं है। सही क्या है? शेषांचलम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो 2010 है, न कि 2009। तो यहाँ डेट गलत है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सही बात है। दिहांग दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1998 में की गई थी और यहाँ 99 दिया है, इसलिए ये जो तारीख है ये गलत है। और ये अरुणाचल में है, ये सही बात है। तो लोकेशन सही दी है लेकिन तारीख गलत है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर 2 अलग अलग जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में कहा गया है। पहले वाले में कहा गया कि खीरगंगा नेशनल पार्क, इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 2007 में, और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना होती है 1983 में। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है, जो सही न हो उसकी तलाश आपको करनी है, बताइए। तो देखिए, इसमें सी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। दोनों के दोनों जो है वो सही नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, जो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है यानी खीरगंगा नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 2010 में होती है और यहाँ दिया है 2007। तो पहले वाले में डेट गलत है। और बांधवगढ़ के बारे में अगर कहा जाए तो ये 1968 में स्थापित होता है, पुराना है, और यहाँ दिया है 1983, इसलिए दोनों के दोनों यहाँ सही नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। 32 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और 2 स्टेटमेंट आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1960 इन पुणे। इसके बाद सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च वाज एस्टैब्लिश इन 1976 इन दिल्ली। अब बताइए कि ये जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट कौन सा है, देख लीजिए। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी सिर्फ जो पहला है वो सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला गलत कैसे है? जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है यानी
इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की तारीख है वो 1976 नहीं होगी बल्कि 1972 होगी। यहाँ 76 लिखकर गड़बड़ कर दिया है, ये 72 होगा। बाकी दिल्ली में हुई थी, ये सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। यहाँ पर विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन का नियम, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो विद्युत अपघटन का जो सिद्धांत था उसको ऑटो हॉर्न ने 1941 में दिया था। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द थ्योरी ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरेनियम हैज़ बीन गिवन बाय माइकल फैराडे इन 1841। ये जो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत है इसको माइकल फैराडे ने 1841 में दिया था, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। एक फ्यूज़न होता है और दूसरा फिजन होता है, तो यहाँ फ्यूज़न की बात की जा रही है। देख लीजिए, देखिए इसमें से कोई सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं और इसीलिए इसमें डी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। सही क्या है, विद्युत अपघटन का जो नियम है या उसका जो सिद्धांत है वो माइकल फैराडे ने 1841 में दिया था और यहाँ पर दिया है 1941। तो ये जो यहाँ तारीखें हैं और उसके साथ साथ व्यक्ति का नाम है वो दोनों गलत दिया है। इसके बाद आप देख लीजिए जो यूरेनियम के विखंडन का सिद्धांत है उसको ऑटो हॉर्न ने दिया था, और ऑटो हॉर्न को जब पता लगता है कि इससे परमाणु बम डेवलप किया गया और अंत में बहुत बड़ी विनाशकारी त्रासदी होती है तो वो बहुत रोते हैं, इससे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचकर इसका इजाद किए ही नहीं थे। मतलब वो ये नहीं सोचे थे कि इससे बम भी बना लिया जाएगा, लेकिन अमेरिका ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि ऐसा प्रयास जर्मनी का भी था, लेकिन जर्मनी से पहले अमेरिका बना लेता है, नहीं तो हिटलर जो था वो अमेरिका के ऊपर गिरवा देता है, ये पक्की बात है। आगे चलते हैं। इसके बाद तो इसमें कौन सा सही था, दोनों के दोनों गलत थे और इसीलिए हमने डी वाले को चुना है। 34 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का इस्तेमाल वायुयान और जहाज की बॉडी को बनाने में किया जाता है, यानी एयरक्राफ्ट और शिप का जो बॉडी स्ट्रक्चर ऊपर का होता है उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, डच मेटल है और ड्यूरालुमिन है। इसमें से कौन सा इस्तेमाल होता है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला होगा, मैग्नीशियम। यहाँ पर ड्यूराल्यूमिन को आप मत चुनिएगा, हालांकि ये भी काफ़ी ड्यूरेबल होता है, लेकिन यहाँ पर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा गया है कि रक्त का प्रवाह वेग नापने में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सोडियम इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा जा रहा है कि जो अमेरिसियम 241 है ये क्या है, ये अमेरिसियम जो तत्व है उसका समस्थानिक है और इसका निर्माण, मतलब इसका इस्तेमाल सड़क और भवनों के निर्माण में किया जाता है, मतलब इसका यूज़ दिया हुआ है। तो बताइए इन दोनों में से सही कौन सा है। 35, इसमें सिर्फ ए वाला सही है, जो सोडियम के बारे में कहा गया है वो सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गलत है। देखिए जो कैलिफोर्नियम 252 होता है यानी 252, उसका इस्तेमाल सड़क और भवनों के निर्माण में किया जाता है, मतलब ये बतौर समस्थानिक वहाँ पे इस काम में इस्तेमाल होता है। पहला वाला सही है और इसीलिए हम इसमें ए वाले को चुनते हैं। यहाँ अमेरिसियम की जगह पर क्या हो जाएगा, कैलिफोर्नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, इसमें बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से लैंगरहैंस की कौन सी कोशिकाएं सोमैटोस्टैटिन का स्राव करती हैं। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, इनके बारे में आपने सुना है और इंसुलिन हार्मोन के बारे में भी सुना है। तो यहाँ पर हर द्वीपिकाएं जो है वो इंसुलिन के बारे में ही नहीं होती हैं, इनका अलग अलग इस्तेमाल होता है और मनुष्य का जो पेंक्रियाज होता है उससे विभिन्न प्रकार की जो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो निकलती हैं। फिलहाल अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, एफ कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, ये वेराइटी इनकी है। तो इसमें से कौन वाली होती है बताइए। देखिए ये जो कोशिकाएं होती हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन का स्राव करती हैं, ये असल में डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। जरा बताइएगा कि मधुमेह वाला जो प्रॉब्लम होता है, मतलब इंसुलिन हार्मोन के स्रावण में जो गड़बड़ी होती है, तो वह जो है वो किससे निकलता है, इसमें से किन कोशिकाओं से उत्सर्जित होता है। अल्फा से निकलता है, बीटा से निकलता है, एफ से निकलता है कि डेल्टा से निकलता है, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद 37 को देखिएगा, इसमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आ गया है। तो बताया गया है कि हाल ही में पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया का उद्घाटन किया है। ये दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें सिर्फ दूसरा सही है, ये जो हरदीप सिंह पुरी वाला है ये सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो अध्यक्ष है ये MM कुट्टी को चुना गया है।
ये जो MM कुट्टी हैं ये चुने जाते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि राजीव कुमार का नाम दिया है, तो ये गलत है। तो इसमें हम चुनेंगे किसको? बी वाले को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट है और एक में GI टैग और दूसरे में एक अवार्ड की बात की जा रही है। तो पहले वाले में कहा गया कि तेजपुर असम की जो लीची है उसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। अभी तो आपने मुजफ्फरपुर की लीची के बारे में ही सुना है जो कि बिहार की है और काफ़ी फेमस है, लेकिन यहाँ पर तेजपुर की लीची को GI टैग मिला है जो कि असम से संबंधित है। ये राज्य के आधार पर मिलता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में जो कन्नड़ लेखक है और इनका नाम है S हरीश, इनको JBC साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब आपको बताना यह है कि दोनों जो स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो देखिए इसमें सिर्फ पहला वाला सही है। ये जो तेजपुर वाला GI टैग का मामला है ये सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है ये गलत है और इसीलिए इसमें हम ए वाले विकल्प का चयन करते हैं। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, सही जानकारी क्या होगी? देखिए जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें आप लिखिएगा कि मलयालम लेखक हैं और इनका नाम है S हरीश और इनको JCB साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ जो भाषा का नाम दिया है वो गलत है, ये कन्नड़ नहीं होगा बल्कि मलयालम होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए इसमें कहा गया है कि हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में से मतलब इस पुरस्कारों के संदर्भ में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड मिला है। यहाँ पर उस पिक्चर का यानी फिल्म का नाम आपको बताना है। केसरी है, सुपर 30 है, गली बॉय है या पानीपत 2 है। इसमें से कौन सी मूवी है आपको बताना है। तो ये सी वाला है, गली बॉय। अपना टाइम आएगा, ठीक है, तो ये घंटा लेकर जाएगा और इसका जो सी वाला विकल्प है उसको आप चुनिएगा। अब इसके बाद 40 को देखिए। इसमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए और दो स्टेटमेंट आपके सामने है। ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो जयपुर रेलवे डिवीजन है उसके बारे में कहा गया कि हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च बैगेज। ये जो बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन है इसको ये लॉन्च करता है। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि रवांडा के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये रवांडा के राष्ट्रपति थे और इनका नाम दिया है। तो देख लीजिए इसमें से सही कौन सा है। 40 सिर्फ दूसरा सही है, ये वाला जो है यही सही है और इसमें हम बी वाले विकल्प का चयन करते हैं। पहले वाले में ये कहा गया है कि ये जयपुर रेलवे डिवीज़न और जयपुर रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ ये जो डिवीज़न और स्टेशन का नाम दिया है ये गलत है, ये अहमदाबाद है न कि जयपुर। यहाँ जो जयपुर है इसकी जगह क्या होगा, अहमदाबाद होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा गया है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये शतरंज का चैंपियनशिप प्रोग्राम था। तो इसमें आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है। P हरिकृष्णा, हेमंत सिंह, विश्वनाथन आनंद जो कि सबसे उभरते हुए सितारे थे और आजकल थोड़ा उनका करियर जो है वो डाउन चल रहा है। तो ये उम्र पर भी निर्भर होता है। हालांकि शतरंज में कोई शारीरिक परिश्रम तो नहीं होता है, लेकिन बौद्धिक क्षमता का ह्रास तो उम्र बढ़ने पर होता ही है। हालांकि अनुभव के आधार पर आदमी बहुत दिन तक कौशल दिखा सकता है और शतरंज जो है वो दिमागी खेल है। फिलहाल कृष्णन शशि किरण, इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो परफेक्ट होगा, बताइए। 41। तो ये P हरिकृष्णा है जिन्हें कि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इनका नाम आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 42 को देखिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है और इसमें दो स्टेटमेंट है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि पॉप स्टार बियॉन्से, इनको बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड है और इनको सम्मानित किया गया है, ऐसा दिया है। इसके बाद सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लैटिना इसका शुभारंभ किया है। अब आपको बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए सिर्फ पहला वाला सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है। पॉप स्टार बियॉन्से जो है इनको बेट 2020 वाला जो अवार्ड है उससे अवार्ड सम्मानित किया गया है, मतलब ये सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि ये दिल्ली की गवर्नमेंट है, तो नहीं, ये महाराष्ट्र की सरकार है जिसने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ किया है। ये प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या है, ये प्लाज्मा टेस्टिंग की या प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग का कार्यक्रम। इसके बाद आगे चलते हैं। 43 में ये कहा गया है कि हाल ही में किसी एयरलाइन कंपनी इंडिगो, ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है, इंडिगो है, इसका स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है और नीचे व्यक्ति का नाम दिया है आदित्य घोष है, अल्बर्ट सारस्की है, इसके अलावा राहुल भाटिया है और वेंकट रमनी सुमंत्रन है। ये अलग अलग नाम दिए हैं, तो इसमें से किसका नाम होगा। तो ये वेंकट रमनी होंगे, वेंकट रमन या वेंकट रमनी सुमंत्रन, ये इनका नाम है और ये स्वतंत्र निदेशक के तौर पे इंडिगो के चुने गए हैं। नेक्स्ट 44 को देखिए।
हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है? ये कौन सी चीज़ है, मतलब कौन सी संस्था है यहाँ चीज़ के बारे में अगर देख रहे हैं तो। और हाल ही में किस राज्य ने विधिक सेवा, मतलब कौन से राज्य का जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है या उसका शुभारंभ किया है? मतलब दो चीज़ें हैं। पहले तो लॉकडाउन लर्नर्स का जो सीरीज़ वाला काम है वो किसने शुरू किया है आपको बताना है, देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा UNODC। यहाँ आप देख रहे हैं UNODC और जम्मू कश्मीर, ये जो राज्य है मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ये है जम्मू कश्मीर। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 45 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि हाल ही में जो कृष्ण अय्यर है उनको वॉलमार्ट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में उपन्यासकार अनीता देसाई को पेन हेमिंग्वे पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोनों स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इसमें से सही कौन सा है? देखिए दोनों गलत हैं, तो इसलिए इसमें हम डी वाले को चुनते हैं। सही क्या है? तो देखिए समीर अग्रवाल जो है इनको वॉलमार्ट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और यहाँ पर कृष्ण अय्यर या कृष्ण अय्यर ऐसे नाम दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें अनीता देसाई का नाम दिया है, जबकि ये रुचिका तोमर है जिन्हें कि पेन हेमिंग्वे पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 46 को चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है और मिनट और घंटे की जो सुई है उसके बीच में 3:52 बजे मतलब 3:52 पर जो कोण बनता है वो क्या होगा? यहाँ आप देख रहे हैं और ये जो कोण है ये थोड़ा विचित्र ढंग से दिया हुआ है। देखिए ये 195 डिग्री है, ये मत समझिएगा कि 1950 लिखा है, ये असल में 195 लिखा है और उसके ऊपर ऐसे कोण का जो सिंबल होता है डिग्री अंश कहते हैं ना, 90 अंश का कोण बना, 60 अंश का कोण बना, तो वो वाला सिंबल बना हुआ है। तो 195 अंश, 196 अंश, 197 अंश, 198 अंश। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि 3:52 का जो इसमें स्ट्रक्चर होता है वो घड़ी में कैसा दिखता है। तो 3:52 यानी ये कुछ मतलब ये जो घंटे वाली सुई है ये 4 की तरफ मुड़ गई रहती है और जो मिनट वाली सुई है आप देख रहे हैं ये 10 को पार कर चुकी होती है। 10 जो होता है मतलब घड़ी आपकी ऐसी है और जो घंटे वाली सुई है वो 4 की तरफ झुक रही है और जो मिनट वाली सुई है वो 10 को पार कर रही है और 10 के आगे जो 2 बिंदु होते हैं तो दूसरे बिंदु पर ये टंगी हुई है, यानी 3:52 हो रहा है एग्जैक्टली। अब यही जो कोण है ये आपको बताना है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये 195, 196, 197 और 198 करके दिया हुआ है। तो ये किस प्रकार का कोण है? आपने समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण और बृहद कोण के बारे में सुना होगा। तो ये किस तरह का कोण बन रहा है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है 46 वो हो जाएगा 196 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा ये 196 अंश का होगा। आप ये बताइएगा कि ये जो कोण यहाँ लिखे हुए हैं इनको असल में कहेंगे क्या, मतलब इनको नाम क्या देंगे? इन्हें बृहद कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे, क्या कहेंगे बताइएगा। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए रिद्धिमा ये जो लड़की है ये 25 मीटर उत्तर जाती है। यहाँ उत्तर दक्षिण वाला कॉन्सेप्ट है तो 25 मीटर ये उत्तर जाती है यानी नॉर्थ की तरफ इधर जा रही है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाती है और 30 मीटर तक जाती है और उसके बाद फिर जहाँ तक पहुँची थी वहाँ से दाहिने मुड़कर 20 मीटर तक जाती है और फिर दाहिने मुड़ती है। तो यहाँ दाहिना बायां आप अपने हाथ के हिसाब से करिएगा, मतलब दाहिना हाथ और बायां हाथ अपना देख लीजिएगा और उसके हिसाब से मोड़िएगा और अंत में जब ये फिर अंतिम बार दाहिने मुड़ती है तो 30 मीटर जाती है। अब आपको ये बताना ये है कि कहाँ ये है, मतलब इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, जो मूल स्थान था उससे ये कितनी दूर है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसमें या तो ये सरल रेखा में स्थित होगी और नहीं तो इनके बीच का जो फासला है वो वही हो जाएगा जहाँ से शुरू किया था, वही लौट आएगी। और नहीं तो ये हो सकता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो उसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको लगाकर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन बन सकती है। अब इसमें से जो बनेगी उसके हिसाब से आप हल करेंगे और जब हल करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 मीटर आएगा। वास्तविक स्थान से ये कितनी दूर है? 5 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद 48 को देखिए, इसमें संख्या श्रृंखला वाला दिया है, लास्ट वाला गायब है। 2 है, 16 है, 54 है, 128 है और उसके बाद 250 है। तो 250 के बाद जो अगला नंबर होगा वो कौन सा होगा? इसमें आप जोड़ घटा गुणा भाग कर लीजिए तो ये 432 आ जाएगा। इसका जो 432 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। अब यहाँ पर जो कोड वर्ड है उसके बारे में दिया हुआ है। तो पेस मेकर लिखा है और उसको साइन लैंग्वेज में यानी कूट भाषा में यहाँ पर अलग ढंग से लिखा हुआ है, KVXZNVPZI इस रूप में लिखा है। तो उसी कूट भाषा में यानी उसी सेम मेथड का यूज़ करके अगर हमें यहाँ पर जो टेबेसेंट है उसको लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है।
नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो डी वाला है वो सही होगा। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप इसमें बीच का गैप देख लीजिए कि पी और के बीच में कितना गैप है, और उसी गैप के आधार पर अरेंज कर लीजिए अगले वाले को जो पूछा गया है, और नहीं तो फिर पी की जगह पे के लिखना है, ए की जगह पे वी लिखना है। इस प्रकार से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसको आप लगा सकते हैं। दोनों में से जो कारगर हो उसको आप अप्लाई करिएगा और उसके बाद आपको जो उत्तर है वो मिल जाएगा। चलते हैं आगे। 49 का जो डी है वो करेक्ट है। जो 50वां और अंतिम जीएस के हिस्से का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 6 विद्यार्थी हैं और वो एक वृत्त के आकार में खड़े हैं। वृत्त आप जानते ही हैं कैसा होता है, इस आकार में खड़े हैं गोला बनाकर, और उनका जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? मध्य भाग होता है बीच में, तो इनका मुंह इसी ओर है। ये बच्चे जो है यहाँ इस प्रकार से खड़े हैं और इनका मुंह किधर है? केंद्र की तरफ है। शुभम प्रीति के बाईं ओर है। शुभम जो है वो प्रीति के बाईं ओर खड़ा है। रिया जो है वो शुभम और नैना के बीच में है। आरोही प्रीति, और उसके अलावा एक बच्चे का नाम दिया है कार्तिक। तो ये कहा जा रहा है कि जो आरोही है वो प्रीति और कार्तिक के बीच में है, और प्रीति के बाएं कौन है ये आपको बताना है। मतलब प्रीति जो लड़की है उसके बाईं ओर कौन खड़ा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें शुभम जो है ये उसकी बाईं ओर खड़ा होगा। यहाँ जो लड़का है वो शुभम होगा। ठीक है, इसे आप अरेंज करके देखिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। इसमें जो शुभम होगा वो प्रीति की बाईं तरफ खड़ा होगा। यहाँ तक हमने जीएस के और प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखा। इसके बाद हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी में जो पहला क्वेश्चन है वो विलोम से ही है। इसमें बताया गया है कि मूक, मूक शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा? वाचाल होगा। एक पुराना दोहा है, मूकम करोति वाचालम, भगवान के बारे में कहा गया है। तो यहाँ वाचाल, मूक मतलब क्या होता है? जो गूंगा हो, कुछ न बोलता हो, यानी मौन साधे हुए हो, और वाचाल मतलब बातूनी। इसके बाद आगे चलते हैं। गूंगा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि गूंगा तो एकदम से साइलेंट होगा, लेकिन उस व्यक्ति को भी मूक कहते हैं। कहते हैं ना, मूक दर्शक बनकर खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बोल नहीं रहे, एक तरह से गूंगे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोगी, उपयोगी का आपको विलोम बताना है। समुपयोग, कुपयोग, इसके अलावा सदुपयोग और अनुपादेय, इसमें से कौन सा परफेक्ट होगा ये आपको बताना है। देख लीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? डी होगा, यानी अनुपादेय, जिसकी कोई उपयोगिता ना हो। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है संयोग, तो संयोग का जो विलोम है वो क्या होगा? वियोग होगा। संयोग मतलब होता है मिलना और वियोग मतलब बिछड़ना। विरक्त, विरक्त का जो इसमें विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा बताइए? अनुरक्त होगा। अनुरक्ति का जैसे विरक्ति होता है वैसे विरक्त का अनुरक्त होगा। यथार्थ, यथार्थ मतलब क्या होता है? वास्तविक। तो यहाँ पर दिया हुआ है कृत्रिम, आदर्श, उपयुक्त और नैसर्गिक, इसमें से कौन सा सही होगा बताइए? 5वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, तो आदर्श हो जाएगा। कहते हैं ना, आदर्शवादी बनना छोड़ो और यथार्थवादी बनो, या यथार्थ में जियो। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। अब जो ओजस्वी यहाँ पे शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। शोकाकुल, कामुक, ये कामुक शब्द है। इसके अलावा कांतिहीन और मलिन, इसमें से कौन सा शब्द एकदम सही होगा इसके विलोम के लिए? तो यहाँ ओजस्वी का मतलब क्या होता है? तेजमान या तेज युक्त, तो इसका हो जाएगा कांतिहीन। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे का मतलब ऊपर चलते हैं। तो ऊपर जो 7वें नंबर का प्रश्न है इसमें कहा गया है कि उस कृपण व्यक्ति के चर्चे जो है वो दूर दराज तक होने लगते हैं, इतना ज़्यादा वो कंजूस रहता है। कृपण का मतलब क्या? कंजूस। तो यहाँ पर इसका विलोम क्या होगा? इसके नीचे अंडरलाइन करने का मतलब है कि विलोम पूछा है। तो मितव्ययी होगा, दानी होगा, तर्पण होगा या मक्खी चूस होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो 7वें का दानी हो जाएगा। कंजूस का मतलब क्या? जो अपना एक नौका भी देना न चाहता हो, मतलब एक अठन्नी तक देने का उसको कोई शौक न हो, बल्कि वो अपने ऊपर भी कम से कम जो खर्चा हो सके वो करता हो, और एकदम ही ना खर्चा करता हो तो वो मक्खी चूस कहलाएगा। फिर मक्खी भी मिले तो उसको चूस जाए। तो यहाँ पर इसका जो विलोम होगा वो दानी होगा, बी वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम होगा? प्रभावी शब्द का यहाँ आपको विलोम ढूंढना है, बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से आपका देख लीजिए, यहाँ अप्रभावी दिया है, निष्प्रभावी दिया है, अप्रयुक्त दिया है और प्रभाव शून्य दिया है। तो यहाँ आप चाहे तो अप्रभावी लगाकर भी बना सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ और पूछी गई है कि प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है, यहाँ होगा शब्द नहीं है बल्कि नहीं होगा ये दिया हुआ है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि 3 जो शब्द हैं वो प्रभावी के ही विलोम हैं, यानी उल्टे हैं, अलग अलग ढंग से लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रभावी है, निष्प्रभावी है और प्रभाव शून्य है। लेकिन जो अप्रयुक्त है ये प्रभावी का विलोम नहीं है, ये प्रभावी से अलग है, और इसीलिए इसमें हम सी वाले को चुनते हैं।
प्रभावी के 3 विलोम आपको पता लगे, लेकिन सबसे इसमें उपयुक्त विलोम कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मतलब प्रभावी शब्द के लिए जो 3 विलोम आप देख रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा जो युग्म है वो गलत है। अनुलोम का विलोम, अनिवार्य का वैकल्पिक, अमावस्या का योगी और अधुनातन का प्राचीनतम, इसमें से कौन सा होगा। तो साफ साफ दिख रहा है अमावस्या का योगी कहाँ से हो जाएगा, ये जो जोड़ा है ये यहाँ पर गलत है, तो 9वें का सी हो जाएगा। 10वें को देखिए, 10वें वाले में गलत युग्म ढूंढना है आपको। कीर्ति का अपकीर्ति, संश्लेषण का विश्लेषण, भौतिक का आध्यात्मिक और उत्तम का विरक्त। तो उत्तम का विरक्त कैसे हो सकता है, इसलिए इसमें जो गलत युग्म है वो डी वाला है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ वर्तनी शुद्धि के संबंध में प्रश्न है। तो आविष्कार दिया है, देवार्षि दिया है, निशब्द दिया है और जमाता दिया है। इसमें से किसी एक शब्द की ही वर्तनी शुद्ध है, तो उसको आपको पहचानना है। देख लीजिए, इसमें देखिए आविष्कार के अलावा जितने भी वर्तनी है वो सभी क्या है, गलत है। यहाँ पर देवर्षि होता है, देवार्षि नहीं होता है। और ये निह शब्द होता है, मतलब न के आगे जो नि होता है उसके आगे 2 बिंदियाँ होती हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जामाता होता है। फिलहाल जो आविष्कार है वो यहाँ पर शुद्ध है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इनमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको खोजना है। महत्व, वाल्मीकि, पैतृक और सन्यासी, इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है बताइए। तो 12वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें सन्यासी की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। यहाँ आप देख रहे हैं सन्यासी में लिखा कैसे जाता है, एक स के ऊपर बिंदी होती है, तब जाकर यहाँ पर आधा न और फिर यासी होता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। किस प्रकार से स्थायी को आप लिखेंगे, तो इसमें स्थायी को लिखने का तरीका कैसा होता है, बी वाले जैसा होता है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर दौर्बल्य, ये जो दौर्बल्य लिखा हुआ है इसको आपको शुद्ध वर्तनी में ढालना है। यहाँ आप देख लीजिए, तो दौर्बल्य लिखेंगे कैसे, इसमें लिखने का तरीका सी वाले जैसा होगा, यानी 14वें का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। अब ये जो अजस्र लिखा हुआ है इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, नीचे विकल्प दिया है, ये अजस्त्र होगा या अजस्त्र होगा या फिर अजसर होगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 15वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, ये अजस्त्र है। इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से। 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको चुनना है। गंगा जल, वे बुनियाद, बड़ा सा, चौपाया, इसमें जो शुद्ध शब्द है उसको आपको ढूंढना है, बताइए। तो 16वें का जो सी है वो सही है, बड़ा सा। नेक्स्ट, इसके बाद आगे देखिए 17वें नंबर के प्रश्न में शुद्ध शब्द आपको खोजना है। जी विषा है, जी विषा है, जी विषा है, जी विषा है, इसमें से जी विषा को किस प्रकार से लिखेंगे, जीवटता को कहा जा रहा है। तो 17वां जो प्रश्न है उसमें जी विषा को लिखने का तरीका इसमें से देख लीजिए किस प्रकार से होगा। ये जो डी वाला है इस तरीके से होगा। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ये जो नाम है इसमें से किसी एक की ही वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, और उसी अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को यानी नाम को आपको खोजना है। तो देख लीजिए, कौशल्या है, मैथिली शरण गुप्त है, मेघनाद है और राहुल सांकृत्यायन है। तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है किसकी वर्तनी अशुद्ध है, ये कौशल्या है। बड़ा श होता है, यहाँ छोटा श दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 19 को। यहाँ पर कहा गया है कि वह इन सब जितने भी तथ्य हैं यानी बातें हैं उनसे अनिभिज्ञ है। अब ये जो अनिभिज्ञ है यानी अनजान है, इस शब्द को हम लोग शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें डी वाला होगा, अनभिज्ञ। जो 19वां है इसका करेक्ट क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। नेक्स्ट 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें शुद्ध तरीका क्या है औद्योगिक को लिखने का। जो ऊपर वाला है इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखिएगा, इस तरह से लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। तो इसका ए वाला परफेक्ट है, औद्योगिक को लिखने का तरीका यही होता है। यहाँ तक हमने वर्तनी वाले प्रश्नों को हल किया है। अब इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो हिस्सा है वो शुरू होता है। इसमें कहा गया है कि जिसकी कोई कीमत न हो। अब इसके लिए आपको एक शब्द ढूंढना है, तो बेशकीमती होगा, अमूल्य होगा, बहुमूल्य होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, बताइए। 21वां, तो ये हो जाएगा अमूल्य, जिसका मूल्य ही ना हो, ये इसका बी वाला हो जाएगा यानी अमूल्य। इसके बाद 21वें के बी को हमने चुना। अब 22वें की ओर चलते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए रखी जाती है, मतलब आप टिफिन लेकर जाते हैं तो वो जो खाद्य सामग्री होती है उसको क्या कहा जाता है, स्वल्पाहार कहा जाता है, पथ्य कहा जाता है, पाथेय कहा जाता है या उपाहार कहा जाता है। 22वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, तो ये पाथेय होता है, पथ में खाई जाने वाली खाद्य सामग्री।
इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है, अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या अतिशयोक्ति। तो आप जानते हैं कि इसका क्या होगा, अतिशयोक्ति होगा। 24 को देखिए, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल होगा, कविराज, आशु कवि, महाकवि या कवीश। आशु कवि मतलब छूटते ही तुरंत कविता कह दे, यानी कुछ देखा और तुरंत उसे कविता सूझ जाए, तो इस प्रकार का जो कवि होता है उसको आशु कवि कहा जाता है। आशु मतलब क्या होता है, जल्दी से, इसीलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। इसके बाद देख लीजिए 25वां, इसमें कहा गया है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो। इस वाक्य के लिए आपको शब्द ढूंढना है, अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ। इसमें से कौन सा होगा। 25वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, तो इसका पहला ही सही है, अग्रज। जो बड़े भाई या बहन होते हैं उनके लिए ये शब्द यूज होता है। इसके बाद 26वें नंबर के प्रश्न को देखिए, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है, मतलब जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। तो यहाँ उस लड़की के लिए शब्द इस्तेमाल कौन सा करेंगे, वाग्दत्ता कहेंगे, वाग्दान कहेंगे, वाग्बद्ध कहेंगे या वाग्विदग्ध कहेंगे। इसमें से जो शब्द है वो आपको चुनना है। तो 26वें नंबर का जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाग्दत्ता। यहाँ वचन दिया गया है तो उसी से ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद 27वें नंबर के प्रश्न को देखिए, उत्पादक जमीन, इसको क्या कहा जाएगा, खेतीहर कहा जाएगा, कृषिपूर्ण, नम या उर्वरा। इसमें से कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार की जो भूमि होती है उसको उर्वरा भूमि कहा जाता है, ये उपजाऊ होती है। 28वें नंबर के प्रश्न में आपने देखा, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाने के लिए कहा गया है और इसमें जो वाक्य है वो दिया है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। अब 4 नीचे शब्द दिए हैं, उसमें से सही आपको चुनना है, निर्मम होगा, निर्दय होगा, निर्भय होगा या निहृदय होगा। तो स्पष्ट है कि ममता विहीन ये है तो निर्मम होगा। आगे चलते हैं, 28 को हमने देखा। 29 में पूछा गया है कि पृष्ठव्य, पृष्ठव्य का मतलब क्या होता है। ये जो शब्द है इसके लिए आपको वाक्य ढूंढना है असल में। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पूछने योग्य, मतलब ऐसी चीज जो पूछने योग्य हो उसको कहा जाएगा पृष्ठव्य। नेक्स्ट 29 के बाद 30वां जो है वो ऊपर है, यानी 30, और इसमें कहा गया है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसको क्या कहा जाएगा। प्रोषित पतिका कहा जाएगा, वियोगिनी कहा जाएगा, विरह विदग्धा कहा जाएगा या खंडिता कहा जाएगा। 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए, तो प्रोषित पतिका मतलब वही बात है कि जिस स्त्री का पति विदेश गया हो तो उसको क्या कहेंगे, वही चीज़ यहाँ भी है। अब यहाँ दुखी शब्द जोड़ दिया है तो आप यहाँ बेवकूफ़ बनाने का काम है, अगर दुखी है तो आप वियोगिनी को चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बात वही है। इसके बाद 31वें नंबर के प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको ढूंढना है, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा और घर। तो तद्भव आपका कौन सा होगा, घर होगा, बाकी सब जितने हैं वो तत्सम है। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, क्लिष्ट है, कठोर है, कठिन है या मजबूत है, कौन सा इसमें से तत्सम है, तो क्लिष्ट होगा। 33 को देखिए, इसमें आपका तद्भव ढूंढना है, मधुप होगा, मधुकर होगा, भ्रमर होगा या भंवरा होगा। इसमें से कौन सा आपका तद्भव है ये बताना है, बताइए। 33वां, तो 33वें नंबर के प्रश्न में जो ए वाला है, यहाँ आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो डी वाला है वो आपका तद्भव है, ये देख लीजिए, भंवरा, भ्रमर का भंवरा, इस प्रकार से। 34 को देखिए, तत्सम और तद्भव, मतलब आप किसी शब्द को तद्भव के रूप में चुन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका तत्सम रूप कहीं ना कहीं जरूर होगा, तो इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। ऐसे शब्द जिनका तत्सम मौजूद हो उन्हीं के तद्भव संभव हो सकते हैं। इसके बाद 34 को आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो तद्भव है, दिन, अंधकार, स्कंध और कपास। इसमें से कौन सा आपका तद्भव है, देख लीजिए। 34, तो 34 का जो डी है, कपास, वो आपका तद्भव है। इसके बाद 35, इसको देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी, अटारी जो है इसका तत्सम रूप क्या होगा, अटारिका होगा, अटालिका होगा, अट्टालिका होगा या अट्टालिका होगा, मतलब यहाँ अलग अलग ढंग से लिखा गया है। तो 35 का जो डी वाला है वो परफेक्ट है, अट्टालिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 वाले में कहा गया है कि तत्सम शब्द आपको ढूंढना है, मेघ, ठेस, भंवरा और जेठ। तो मेघ होता है, मेघ जो है ये तत्सम है, बाकी जितने हैं वो तद्भव है। मोर का तत्सम क्या होगा, मयूर होता है। ये कुछ बहुत सरल इसमें दिए हुए हैं जिन्हें कि आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद 38 को देखिए, ऊन का तत्सम आपको बताना है, ऊर्ण होता है, लेकिन ऊर्ण को कैसे लिखेंगे, ऊर्ण लिखेंगे या ऊर्ण लिखेंगे, बताइए। 38, तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसको ऊर्ण कहते हैं, बड़ा ऊ रहता है और गणित वाला अड़ा होता है। इसके बाद 39 को देखिए, मक्षिका, ये जो है ये किस चीज का तत्सम है, मतलब ये तत्सम दिया है, आपको तद्भव खोजना है, मक्खी को कहा जाता है। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर वानर,
वानर का आपको तद्भव बताना है। तो यहाँ पर तद्भव बताना नहीं है, बल्कि वानर तो खुद ही तद्भव है। ये तद्भव है या तत्सम है, बताइए। यहाँ पर भ्रम की स्थिति डालने की आवश्यकता नहीं है। वानर जो है ये यहाँ पर शुद्ध तत्सम है, और इसका आपको तद्भव रूप खोजना है, यानी इसका आपको एक तरह से जो बिगड़ा हुआ रूप है वो खोजना है। तो वानर होगा, बंदर होगा, बांदर होगा या बांदर होगा, कहीं कहीं बांदर कहते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? इसका हो जाएगा बी। इसी को हम लोग कहते हैं बंदर। वानर मतलब क्या? जो वन में रहने वाले नर होते हैं, ये मनुष्य से काफ़ी करीबी होते हैं, इसीलिए कहा जाता है, और यहाँ पर उन्हीं के लिए बंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद 41, केतु का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। झंडा, पताका, निशान और ग्रह, कौन सा नहीं होगा? तो 41 का डी हो जाएगा यहाँ पर ग्रह। लेकिन जो लोग ज्योतिषी विचारधारा के होंगे वो कहेंगे कि राहु केतु भी ग्रह होते हैं, लेकिन यहाँ ज्योतिष नहीं लगानी है, जो सामान्य बोलचाल के शब्द हैं उनमें ढूंढना है। तो ये ग्रह नहीं है, बाकी जितने भी पर्यायवाची हैं वो सभी केतु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए आप 42, दास का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक, इसमें से कौन सा होगा, बताइए। तो 42 का जो परिकर दिया है वो दास का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब होंगे। भृत्य भी दास का ही पर्यायवाची होता है। 43 को देखिए, नदी के लिए पर्यायवाची शब्द आपको जो न हो वही खोजना है। सिंधुगामिनी, शैलजा, पन्नग और तटिनी, इसमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 43, तो इसका जो करेक्ट होगा वो सी हो जाएगा, पन्नग। बाकी जितने हैं वो सब नदी के पर्यायवाची हैं। सिंधुगामिनी यानी सिंधु में जाकर समाहित होने वाली, शैलजा, इसके अलावा तटिनी। शैलजा जो है वो शैल से जन्म लेने वाली, तो इनका जन्म अक्सर पहाड़ों और चट्टानों से ही होता है। इसके बाद 44, नाहर। नाहर के लिए आपको जो समुचित पर्यायवाची है वो खोजना है। 44वां आप देख पा रहे हैं, नदी, व्याघ्र, सरिता और शेर, इसमें से कौन सा होगा? तो ये आप देख सकते हैं शेर होगा नाहर का। 45 को देखिए, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, यानी कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। देख लीजिए 45, तो 45 का जो करेक्ट है वो बी वाला हो जाएगा, उद्भावना। ये वाला जो शब्द है ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब ठीक है। इसके बाद 46 को देखिए, विचित्र। विचित्र का पर्यायवाची आपको खोजना है। विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण और विपरीत, इसमें से कौन सा होगा? 46, तो इसका सी हो जाएगा, विलक्षण। यहाँ आप देख रहे हैं विलक्षण इसका हो जाएगा। 47 को देखिए, यहाँ पर्यायवाची की बात हो रही है। किस शब्द का अर्थ लहर नहीं होता है? तो इसमें दिया हुआ है तरंग, दुकूल, हिलोर और वीची, इसमें से कौन सा जो शब्द है वो लहर के समानार्थी नहीं है? तो 47 का जो बी है, दुकूल। दुकूल का मतलब होता है दुपट्टा, जो ओढ़ा जाता है दुपट्टा, उसको कहा जाता है दुकूल। बाकी जितने हैं वो लहर के पर्यायवाची। 48 को देखिए, धूसर, जिसको कि आप ग्रे कहते हैं। तो धूसर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? खनक होगा, सदन होगा, बेसर होगा या गजबदन होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो ये बेसर होगा। धूसर का पर्यायवाची बेसर हो जाएगा। इसके बाद 49 को देखिए, षटपद। षटपद का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा? तितली होगा, भ्रमर होगा, मकड़ी होगा कि केकड़ा होगा? षटपद मतलब क्या? जिसके 6 पैर हो। तो इसमें से 6 पैर किसके होते हैं, बताइए। किसी के पैर गिने हैं आपने? तो इसमें जो भ्रमर है वो हो जाएगा, भौरे का ये पर्यायवाची है, ये षटपद भी कहलाता है। इसके बाद 50वां और अंतिम प्रश्न जो है उसको देखिए, आसक्ति। आसक्ति का आपको पर्यायवाची खोजना है, विलोम नहीं खोजना है। तो इसमें से क्या होगा, बताइए। अनुभूति होगा, अनुरक्ति होगा, भक्ति होगा या श्रद्धा होगा? अनुरक्ति होगा। आप जानते हैं अनुरक्ति और आसक्ति ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते और समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ तक हमने इस मॉक टेस्ट पेपर को कंप्लीट किया है, और ये श्रृंखला लगातार आगे जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही। और तब तक के लिए नमस्कार।